बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी एंड न्यूमेरेबल के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंडिपेंडेंस ऑफ 3 और मोर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इवेंट कंसिडर करेंगे, ए बी और सी। और ये तीनों इवेंट्स जो है लेट दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ए और बी के इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। सिमिलरली probability of A intersection C will be equal to probability of A times probability of C, and probability of B intersection C will be equal to the probability of B times probability of C। सबसे पहले तो हमने ये कंफर्म करना है कि ए बी, ए सी और बी सी ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी दो इवेंट्स ले लो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। आर्डर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इंटरसेक्शन में, इसलिए इसकी कोई अहमियत ही नहीं है कर्नल मल्टीप्लिकेशन में। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हम ये इंश्योर करेंगे कि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। ये 3 इवेंट्स जो है हमारे पास पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। इसके बाद इसके साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि जॉइंट अकरेंस ऑफ एनी टू, यानी लेट सपोज ए और बी अक्कर हो गए और ये इनका जॉइंट अकरेंस सी के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। तो ये जो है अगर नहीं बताता तो इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो तो जब भी हमने ये साबित करना है कि 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है सारी इवेंट्स, और इसके साथ साथ एनी टू थर्ड को इफेक्ट नहीं करता। तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी थर्ड इवेंट नॉट अफेक्टेड बाय द जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 हेयर ए इंटरसेक्शन बी, यानी इनका अकरेंस अगर कंबाइन आ जाए ये इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताता, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है। तो ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी इसके अकरेंस का इसका सी पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो लास्ट स्टेटमेंट था। अभी इस स्टेटमेंट को अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें हम राइट साइड भी इंक्लूड करेंगे तो ये इस तरह होगी। अभी लेट सपोज हम ये कंसिडर करें और इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी। अभी अगर हमारे पास पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इस साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी हमने इंडिपेंडेंस 3 इवेंट्स के बारे में बताना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो उसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, यानी जॉइंट अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि इसी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो दोनों कंडीशन आ गई कि यहाँ पे ए और बी की मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें पेयर वाइज इंडिपेंडेंस की बात आ रही है, और ये सी के इक्वेट होने से जो ये स्टेप आ गया है ये हमारे पास है वो जो सेकंड जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 विल नॉट अफेक्ट द थर्ड वन। तो यहाँ पे ये जेनेरिक कंडीशन हो गई कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की इक्वल हो तो ये 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो जब भी इस तरह 3 इवेंट्स के इंडिपेंडेंस की बात होगी तो हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, नहीं है तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि 2 नंबर सिलेक्शन है 0 to 1, तो उसमें एक हमने एक्स एक्सिस प्लॉट की एक वाई एक्सिस पे ताकि रिप्रेजेंटेशन में आसानी, और ये कंटिन्यूस का केस है। तो इसमें सबसे पहले हम पेयर वाइज इंडिपेंडेंट देखेंगे, फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट सिर्फ काफ़ी नहीं है इंडिपेंडेंस बताने के लिए, और फिर ये भी देखेंगे कि जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 किस तरह थर्ड पे इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें इवेंट्स गिवन है, एक इवेंट बी है और इवेंट बी ये है कि वाई एक्सिस पे ये ग्रेटर देन 0.5 है, तो ये रीजन बन रहा है। सिमिलरली डी जो है एक्स इज लेस देन वाई, तो ये रीजन ग्रीन रीजन बन रही। इस तरह जो एफ है, एफ में एक ये रेड रीजन है एक ये ब्लू रीजन है। रेड रीजन जो है एक्स लेस देन हाफ और वाई लेस देन हाफ, तो ये रीजन बन रही है इस तरह। इसमें एक्स ग्रेटर देन हाफ एंड वाई इज आल्सो ग्रेटर देन हाफ, तो ये रीजन बन रही है। अभी हमारे पास जो 3 इवेंट्स हैं बी डी और एफ, तो हमने बी डी
बी एफ और डी एफ को पहले शो करना है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस के लिए पहले बी डी को हमने कंसिडर किया, तो बी डी के इनके प्रोडक्ट के बराबर होगी प्रोबेबिलिटी, तो ये पेयर वाइज, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे बी और डी। तो बी हमारे पास ये है, डी हमारे पास ये है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अगर ओवरलैप करे तो ये रीजन बन रही है, तो ये रीजन इसके इंटरसेक्शन में आ रही है। अभी मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इसके एरिया के बराबर होगा, तो ये साइड इसका 0.5 है और ये साइड 1 - 0.5 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से 0.25 बन रही। सिमिलरली अगर मैंने बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो एरिया बी के बराबर होगी, तो एक्सिस इसका 1 है और वाई एक्सिस का 1 - 0.5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से 0.5 बन रही। इस तरह डी जो है, डी में एक्स एक्सिस 0.5 है, वाई एक्सिस 1 है, तो इनकी प्रोडक्ट भी 0.5 बन रही। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हम देखें तो 0.5 टाइम 0.5 इज इक्वल टू 0.25। अभी प्रोबेबिलिटी अब बी इंटरसेक्शन डी जो था वो भी 0.25 है यहाँ पे देखें, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0.25 है, तो लिहाजा ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अभी अगर हम बी और एफ की बात करें तो बी और एफ, बी हमारे पास ये इवेंट है, एफ हमारे पास ये इवेंट है, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो ये ब्लू रीजन बन रही है, तो ये हमारे पास इसका ब्लू रीजन बन गया। अभी हम इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में ये है कि ये साइड जो है ये 1 - 0.5 है और ये भी 1 - 0.5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 विच इज़ अगेन 0.25। और एरिया बी जो है, एरिया बी में हमारे पास एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस 1 - 0.5 है, तो इसे बन जाएगी 0.5। इस तरह एफ़ की जो है उसमें दो पार्ट है, एक रेड है एक ब्लू है। रेड जो है हमारे पास 0.5 टाइम 0.5 है और जो ब्लू रीजन है 1 - 0.5 टाइम 1 - 0.5, तो इसे 0.5 टाइम 0.5, तो इनको सम करो तो 0.50 बन रही। अभी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.25 पहले से हमने कैलकुलेट किया। अभी बी डी की मल्टीप्लिकेशन भी 0.25 है, इसका मतलब है दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है इसका मतलब है बी और एफ इंडिपेंडेंट है। इसके बाद हमने ये साबित करना है कि डी और एफ भी इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए ये हमारे पास इवेंट डी है, ये इवेंट एफ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रेड रीजन आ रहा है और ये जो है इसका इंटरसेक्शन शो भी किया हुआ है। तो इस इंटरसेक्शन की एरिया हमारे पास 0.5 टाइम 0.5 है, तो इसे बन जाती है 0.25। सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 0.5 है, वाई एक्सिस पे 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन 0.5 बन रहे हैं। सिमिलरली एफ जो है, एफ में अगेन 0.5 टाइम 0.5 और 1 - 0.5 और 1 - 0.5, तो ये बन जाता है अगेन 0.5। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये 0.25 के बराबर है और डी और एफ की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी 0.25 है, इसका मतलब है दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि डी और एफ इंडिपेंडेंट है। जब डी और एफ इंडिपेंडेंट है तो ये इससे ये साबित हो गया कि बी डी और एफ तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर वाइज इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम इंटरसेक्शन को देखें तो इंटरसेक्शन देखें ये बी ये डी और ये एफ, अगर इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो ये तकरीबन ये रीजन नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पे जो खाली पड़ा है। अगर इस रीजन को इस रीजन के साथ एफ के साथ हम इंटरसेक्शन ले लें तो ये क्या बनेगी, एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट बनेगी तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 0 आएगी, और अगर हम इन सारी इवेंट की बी की प्रोबेबिलिटी भी 50% थी, इसके भी और इसके भी, तो इन सबसे 1/8 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, although they are pairwise independent. So pairwise independent is a separate thing than the independence of three events. तो लिहाजा अगर अभी हम देखें कि दो इवेंट्स इसमें से किस तरह तीसरी इवेंट पे जो है वो आ जाता है कि ये अकर ना हो, तो इसके लिए हमने ये कंसिडर किया कि बी और डी के जो कंबाइन अकरेंस हो, तो बी और डी का कंबाइन अकरेंस अगर आ जाए मतलब ये आउटकम यहाँ से होगा, इस रीजन से। अगर इस रीजन से है ये जो वाइट रीजन है
तो अगर इसका हमें कंफर्म पता हो कि ये आ गया, तो पहले हमने पढ़ा था कि ये इसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ये अकर हो रहा है तो ये एफ बिल्कुल अकर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बी और डी हमें एफ के बारे में बताता है कि एफ अकर नहीं होगा, तो लिहाजा जॉइंट अकरेंस अब टू यहाँ पे हमें तीस के बारे में बता रहा है, मतलब ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तो लिहाजा जब भी हमारे साथ इस तरह केस आ जाए कि इसमें हमारे साथ तीन इवेंट्स हो और वो जॉइंटली, सो यहाँ पे एफ बी एंड डी आर जॉइंटली नॉट इंडिपेंडेंट although they are pairwise independent। तो अभी हम इसको मोर फर्दर जनरलाइज करें कि लेट्स सपोज हमारे पास n इवेंट्स हो और उन इवेंट्स के नाम A1 अप टू AN है और ये हम कहें कि ये इंडिपेंडेंट है, तो फिर इसकी ये जो इंटरसेक्शन है ये इक्वल होगी द इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के बराबर। तो उसमें भी अगेन अगर देखा जाए तो उसी तरह ये हर एक इवेंट भी इंडिपेंडेंट होगी, पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होगी, और इसमें तीनों को कंबाइन करो और इसको जॉइंट अकरेंस पेयर भी तीसरे को इफेक्ट नहीं करा होगा। तो इस तरह उन सारे स्टेप से गुजर के ये जेनेरिक स्टेप बन जाता है। और वहाँ पे जो तीन इवेंट्स थे उसमें भी हमने ये उधर भी इसकी तरफ इशारा दिया था कि इस तरह इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो, तो इन जनरल ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या हुआ, क्या किया गया कि अगर इस तरह हमने प्रूव करना है तो इन जनरल हम एक्सपेरिमेंट को इन सब एक्सपेरिमेंट में स्प्लिट करेंगे और फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो फिर ये होगी कि ये सारी जो इवेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। तो इसके लिए हम एक सिंपल टाइम कास्टिंग एक्सपेरिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं कि ये काइन है, इसको हम टास्क कर रहे हैं, तो ये हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं। तो अगर टेल आ रहा है तो टेल के बाद अगर मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट सब एक्सपेरिमेंट इनमें से कंप्लीट हो गया, लेट्स सपोज टास्क काइन 3 टाइम है तो इसमें ये एक सब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये एक और सब एक्सपेरिमेंट है कि अगेन मैं काइन को टास्क कर रहा हूँ, तो जब काइन को टास्क कर रहा हूँ तो अगेन हेड और टेल की जो है पिछले वाले केस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो अगेन हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इस तरह यहाँ पे इस केस में भी हेड और टेल जो है ये इंडिपेंडेंट है, पिछले एक्सपेरिमेंट में जो भी आया हो यहाँ पे भी हेड और टेल की अगेन सेम प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह टास्क काइन 3 टाइम है तो यहाँ पे n 3 है, इस तरह हमने स्प्लिट किया। और जो एजम्पशन इसमें किया है कि काइन टास्क जो है इंडिपेंडेंट है ऑल द प्रायर एक्सपेरिमेंट ऑल द सब्सिक्वेंट काइन टॉसेस। तो इस तरह हमने इसको प्रूव करा। तो इसके लिए अभी हम कंसिडर करें एक एग्जांपल 234, उसमें टास्क काइन 3 टाइम एंड नोट डाउन द सीक्वेंस ऑफ एन टेल। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले भी हमने पढ़ा था, तो ये इसके आउटकम आ रहा है। अभी इसका ये सिंपल स्पेस बन रहा है और इस तरह क्वेश्चन अभी ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं, लेकिन एलिमेंट्री इवेंट है क्या, तो एनी आउटकम फ्रॉम द सिंपल स्पेस, यानी ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, सिमिलरली ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, इस तरह ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है और ये भी एलिमेंट्री इवेंट। तो ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ये ट्री डायग्राम पहले बना रहे हैं। तो ये हमारे पास काइन है, उसको हमने टास्क किया, हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ये हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेज पे अगर मैंने काइन दोबारा टास्क करना है तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी अपनी अपनी 0.5 है। पिछले वाले केस पे डिपेंड नहीं करे कि हेड आए या टेल आ गया। सिमिलरली इस ट्री डायग्राम को पूरा कंप्लीट करो तो ये बन जाता है ट्री डायग्राम टास्क काइन 3 टाइम वाले केस में। अभी मैंने लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करना है, यानी हेड आ गया, फिर हेड आ गया और फिर हेड आ गया, तो ये हेड इंटरसेक्शन हेड। लेकिन हमने ये अभी क्लेम किया कि ये सब एक्सपेरिमेंट जो है ये इस सब एक्सपेरिमेंट से इंडिपेंडेंट है और इस तरह ये भी फिर इससे इंडिपेंडेंट है। तो लिहाजा हम इस प्रोबेबिलिटी को ब्रांचेस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 0.5 टाइम 0.5 टाइम 0.5 विच इज इक्वल टू 0.125। सिमिलरली अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यानी हेड टेल की, तो भी 1/2 टाइम 1/2 टाइम 1/2 विच इज अगेन 1/8। सिमिलरली फॉर द रेस्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल जो ये वाला है कि टेल के बाद टेल अगेन 1/2 टाइम 1/2 टाइम 1/2 विच इज़ 1/8। तो यहाँ पे लेक्चर का एंड हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।